नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। आज यूपी की सियासत में काफी हलचल भरा दिन रहा। भाजपा ने 9 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य समेत 7 मंत्री एमएलसी बनेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के भी 4 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा, लेकिन इसके बाद एसपी गठबंधन में बिखराव की खबरें आनी शुरू हो गई। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। अरविंद राजभर ने कहा है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, तो वहीं महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने तो एसपी से गठबंधन तोड़ने का ही ऐलान कर दिया। राज्यसभा सांसद रेवती रमन सिंह ने भी राज्यसभा को दोबारा टिकट न मिलने से नाराजगी जाहिर की है और चाचा शिवपाल यादव ने तो ऐलान कर दिया है कि निकाय चुनाव उनकी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। कुल मिलाकर नजर यही आ रहा है कैसे पड़ेंगे बीजेपी पर भारी, बिखरे सभी बारी बारी, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इसलिए दुखी हैं कि समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जगह बची है। चुनाव के दौरान भी मेरे साथ उपेक्षा होती रही। आप लोगों ने देखा जिस तरह जयंत जी को जिस तरह रैलियां कराई गई, उनसे रथ यात्रा कराई गई, अखिलेश जी अपने साथ लेके घूमते रहे। जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी या और लोगों को जो तवज्जो दी गई वो चुनाव में मुझे नहीं दी गई। लेकिन जब आप कुछ देने लायक हैं तो जिनको आपने सीट ज्यादा दी, जिनका 10 जिले में संगठन है, उन्हें आप राज्यसभा भेज देंगे और हमें आप कुछ नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा। अब हमारे पास वो कुवत नहीं है हम उनसे एमएलसी की बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो हम न एमएलसी के भूखे हैं न राज्यसभा के भूखे हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना कराने के लिए क्या ये 13 एमएलसी जो विधान परिषद के चुन के जा रहे हैं, क्या इनकी औकात है सदन में बोलने की? अखिलेश के गठबंधन में कैसे पड़ी गांठ? ये टिकट न मिलने की वजह से राज्यसभा में कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनकी भावना का भी आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। समय आने पर पार्टी ने जब बात करेगी तो हम बात जरूर करेंगे। कैसे पड़ेंगे बीजेपी पर भारी, बिखरे सभी बारी बारी। जनता की आवाज को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। एमएलसी की महाभारत, कुनबे में बगावत। शुक्रिया मोहम्मद आजम खान साहब, माननीय अखिलेश जी, अब्दुल्ला आजम खान, अल्लाह ताला, और मेरे वालिद मोहतरम, सभी का शुक्रिया। क्या सदन में किन की आवाज को बुलंद करना मकसद रहेगा? मेरी मजलूम दबे कुचले लोगों की, जो आज के वक्त में जिनको अपना हक नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज उठाने। कौन किस पर भारी, सियासी संग्राम जारी। मेरे जैसा एक आम परिवार से आने वाला एक युवा नौजवान जो पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको इतने बड़े दायित्व मिला हमको पार्टी के द्वारा, तो ये समय समय पे जैसे जिसको पार्टी को समझ में आएगा वैसे निर्णय लेती है। तो विपक्ष को इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना देखें। तो आज सियासी हलचल का बहुत बड़ा दिन है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। अब ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं कि आज दरअसल हुआ क्या। आज की पूरी टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी क्या खंड खंड हो रही है, यह बड़ा सवाल है। तो 2024 में आखिर जीत प्रचंड कैसे पाएगी सपा? एमएलसी के लिए बीजेपी ने 9 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। एसपी के 4 प्रत्याशियों ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। एमएलसी नहीं बनने से केशव देव मौर्य नाराज हैं। महान दल के अध्यक्ष जो कि सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े, महान दल ने उसके बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। ओपी राजभर भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। उनके भी बयान अलग अलग तरह के सामने आ रहे हैं। बेटे अरविंद राजभर को एमएलसी बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए ओपी राजभर भी नाराज बताए जा रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता केशव देव मौर्य भी हमारे साथ हैं, महान दल के अध्यक्ष पीयूष मिश्रा है, प्रवक्ता सुभाषपा के डॉक्टर संजय चौहान है, जनवादी पार्टी से संजय राणा है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केशव देव मौर्य जी से करने जा रहे हैं, जिन्होंने आज ही ऐलान किया है समाजवादी पार्टी से संबंध विच्छेद का, गठबंधन तोड़ लिया है। केशव देव मौर्य जी, आज से लगभग
20 से 25 दिन या मैं कह लूं कि चलिए 1 महीना पहले मेरी आपसे इसी शो पर बात हुई थी, तब आपने बड़ी बड़ी बातें कही थी और कहा था ना तो आपका ऐसा कोई इरादा है, 2024 तक ये गठबंधन चलेगा, 2022 में जो आपका टाई अप हुआ था, लोकसभा चुनाव भी आप लोग मिलकर लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। लेकिन ये क्या हो रहा है, 1 महीना भी नहीं बीता, आपने तो पूरी तरह गठबंधन तोड़ लिया, नाराजगी की वजह? देखिए, कोई गठबंधन तोड़ना अपने मन से नहीं चाहता था, या मैं गठबंधन से अलग होकर खुश नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हित के लिए संघर्ष कर रही है, नेताजी के पद चिन्हों पर चल रही है और नेताजी हम लोगों के आदर्श, हम उस पार्टी को मजबूत करना चाहते थे, सत्ता तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मैंने नारा दिया था, महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना। ठीक है, मैंने कोई शर्त नहीं रखी। मैं 8 सीट मैंने मांगी थी अखिलेश यादव जी से, उन्होंने 2 सीट दी जो मेरे पसंद की भी नहीं थी, तब भी मैं एक शब्द नहीं बोला। सब लोगों ने दबाव की राजनीति की, चुनाव में नाराजगी दिखाई, सीटें बढ़ा ली, मैंने एक शब्द नहीं बोला। हाँ, मैंने उस समय अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब आप सरकार बना लेंगे तो मैं आपसे मांगूंगा, अभी मैं कोई शर्त नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए सरकार नहीं बनी, सरकार बनती तो मैं मंत्री पद मांगता, सरकार नहीं बनी। लेकिन अगर आप कुछ देने लायक हैं तो सबसे त्याग करके मैं बैठा था। मैं 8 सीट मांग के 8 सीट पर कमिटमेंट किया, और आप पूरे उत्तर प्रदेश में साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य का बड़ा जनाधार है, और मैं उस पार्टी को, महान दल को चलाता हूं जो आपको एक बड़ा वोट बैंक दे सकता था। तब भी आपने तवज्जो नहीं दिया। लेकिन चुनाव के बाद जब आप कुछ देने लायक थे जी, तो आपने बिल्कुल हम लोगों को, खासतौर पे मुझे, आपने एकदम से बाहर कर दिया। और चलो ठीक, आप नहीं दे सकते थे एमएलसी का पद, मैं 25 दिन से आपको एमएलसी के लिए आपको अप्रोच कर रहा था, आपसे बात करना चाहता था, आप मुझे बुला के आश्वासन ही दे देते। लेकिन केशव देव जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, बहुत बहुत बेसिक राजनीति और गठबंधन से जुड़ा हुआ ये सवाल है। केशव देव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बहुत बेसिक सा सवाल ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले जब आप लोग गठबंधन में साथ आए तो उस दौरान बातचीत होती है, हर स्तर पर बातचीत होती है, फॉर्मूला भी तय हो जाता है कि सरकार आई तो क्या कितनी सीटें आपका दल जीतेगा, उस हिसाब से रेशियो आपको दिया जाएगा कि कितने मंत्री पद आपको मिलते हैं। सरकार नहीं आई, आपने कहा 8 सीटों पर लड़ना चाहते थे, मिली 2। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो परफॉर्मेंस रहा चुनाव में, उसके बावजूद आप विधान परिषद की मांग कर रहे हैं, क्या ये अपने आप में जायज है? देखिए, जायज नाजायज की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी के साथ रहना चाहता था, मैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहता था, लेकिन जब आपके यहाँ कोई मेरे लिए जगह ही नहीं है, मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि इतनी ईमानदारी से बिना शर्त के मैंने विधानसभा चुनाव में काम किया। मैं एक शब्द बोलता न्यूज बन जाता, समाजवादी पार्टी को असहाय की स्थिति से में जाना पड़ता, लेकिन मैंने चुनाव में एक शब्द भी कहीं नहीं बोले। कोई नहीं दिखा सकता कि मैंने कहीं बोले। मेरा अपमान हुआ, मुझे कहीं तवज्जो नहीं दिया गया, जिस तरह गठबंधन के और नेताओं ठीक है। तो आपका एक बड़ा आरोप ये है कि आपकी उपेक्षा की गई। केशव जी, आपका एक बड़ा आरोप ये है कि आपकी उपेक्षा की गई, आपने बहुत ज्यादा नहीं मांगा था, आपने चुप्पी साधे रखी, गठबंधन धर्म को निभाया, आप कुछ नहीं बोले, लेकिन कम से कम एमएलसी तो मिलना चाहिए था, ये आपकी मांग है। लेकिन उसके अलावा और क्या समस्या थी? आपने तो गठबंधन ही तोड़ दिया। अब लोग गठबंधन में होते हैं, नाराजगियां चलती रहती हैं। देखिए, ओपी राजभर की भी पार्टी है, ओपी राजभर भी गाय बगाए अपनी नाराजगी जताते रहते हैं, लेकिन गठबंधन में बने हुए हैं। तो आपको क्या कुछ और भी दिक्कतें थी पार्टी के अंदर या पार्टी हाईकमान से, जिसके चलते आपने सीधे तौर पर संबंध विच्छेद कर लिया? देखिए, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं अखिलेश यादव जी का विश्वास हासिल कर सकूं, लेकिन अखिलेश यादव जी का विश्वास मैं हासिल नहीं कर पाया। तो जब विश्वास हासिल नहीं कर पाया तो मुझे लगा कि मेरी कोई जगह नहीं है समाजवादी पार्टी में, और मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता हूँ। नहीं, विश्वास आप हासिल नहीं कर पाए, इसका क्या अर्थ है केशव देव जी? मैं चाहूंगी कि इसको समझाएं आप। क्या कोशिशें आपने की? क्या आपको कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स अखिलेश यादव की तरफ से नहीं मिला? देखिए, मैंने हर स्तर पे बात करना चाहा और मैंने हर स्तर पे बात की अखिलेश जी। मैंने हमेशा विश्वास दिलाया कि मैं समाजवादी पार्टी का एक शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए मैं चुनाव में 8 सीट कमिटमेंट होने के बाद 2 सीट लेकर चुप रह गए। ठीक है। और मुझे मेरे मनपसंद सीट भी नहीं मिली, लेकिन आज एक तरफ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से ताली बजती, दोनों हाथों।
ठीक है। और अखिलेश यादव जी एक सेंटीमीटर भी हम लोगों हमारी तरफ कभी भी बढ़े नहीं, ना तो उन्होंने हमें तवज्जो दी। ठीक है केशव जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है, उनके पास मैं ये चर्चा आगे बढ़ाने के लिए जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि एक बार आप ये भी बता दें कि अब क्योंकि आप सपा से अलग हो चुके हैं, तो अब यहां से आगे क्या, महान दल का क्या भविष्य है? अभी आगे का कोई प्लान नहीं है, आगे प्लान होगा बताएंगे। हम क्षमा चाहते हैं, मैं दूसरे चैनल पे बैठने इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। केशव देव जी, आपने समय दिया, न्यूज़ 18 से आपने बातचीत की और आपने कहा कि उपेक्षा हमारी हुई है और मैंने बहुत कोशिश की भरोसा जीतने की। इससे पहले भी बयान दे चुके हैं आज केशव देव मौर्य, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो चाटुकारों से घिरे हुए हैं। तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपसे सवाल यही, ये हो क्या रहा है? आप लोग तो दम भरते थे कि 2024 में बड़ी हुंकार होगी, बीजेपी को टक्कर देंगे, ये तो अभी से फूट पड़ने लगी, गठबंधन टूट गया आपका महान दल के साथ। और ओपी राजभर पर भी आप कितना भरोसा करेंगे? वो भी गाहे बगाहे नाराजगी जताते रहते हैं। आस्था जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पूरे देश में अगर कोई भी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है, और उसमें लोग देख भी रहे हैं, उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से भी देख रहे हैं, प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। रही बात नाराजगी की, तो मुझे बहुत ज्यादा अंदर की बात नहीं पता है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो सामाजिक न्याय और विचारधारा की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इसमें छोटे छोटे बलिदान लोगों को करने होते हैं। मैं आपको आजादी के पहले की बात अगर बताऊं, अगर भगत सिंह चाहते मैं मंत्री बनूं, कैबिनेट मंत्री बनूं, गृह मंत्री बनूं, आजाद जी चाहते तो मैं कोई मंत्री बनूं, देश आजाद ही नहीं होता। तो इतनी बड़ी लड़ाई में मुझे नहीं लगता इतनी छोटी छोटी बातें होनी चाहिए। हालांकि इन दलों का अपना जो नजरिया होगा सोचने का, आज के लोकतंत्र और उसके चुनाव को आजादी की लड़ाई से जोड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। आजादी की लड़ाई का दौर अलग था, वहां बिल्कुल आजादी की लड़ाई है, बहुत पूरा देश एकजुट था। नहीं, लोग बाग अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। उनको लगता था कि हम इस धरा पे जन्मे हैं तो हमारे प्राणों पर पूरा पूरा हक भारत माता का है। वो देश के लिए लड़े थे, उन्होंने अपने प्राण कुर्बान किए। और यहाँ तो चुनावी बातें हो रही हैं, आज जो साथी साथ है कल वो नहीं होंगे, आज जिनके खिलाफ नाराजगी जताई जाती कल को वो साथ आ जाएंगे। ये चुनावी और सियासी समीकरण तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ये बताइए कि 2024 की लड़ाई कैसे लड़िएगा? जिन लोगों ने आजादी दिलाई है उनके सपनों का भारत जो था वो क्या बन चुका है? अभी नहीं बना है। उनके सपनों के भारत को बनाने के लिए, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटे मोटे बलिदान सबको करने पड़ेंगे, हर एक पार्टी करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए, पूरे प्रदेश में अगर 4 एमएलसी बन रहे हैं, 10 दलों के साथ गठबंधन है, तो कितने दल के लोग जा सकते हैं? मुझे बता दीजिए आप, लॉजिकली कितने लोग जा सकते हैं? तो जो जाएंगे वो कहेंगे ठीक हुआ, जो नहीं जाएंगे नाराज हो जाए। अगर आप बड़ी सोच लेके चलते हो कि कल को हम कुछ बड़ा करेंगे, तो ये आज का जो आपका कंप्रोमाइज है कल को आपके बड़ा फायदे की बात कर सकता है। लेकिन आज ही अगर बिखरने की बात करोगे तो बात वही बात हो गई। फिर मुझे नहीं लगता कि आप वैचारिक रूप से इतने मजबूत हो। अगर आप वैचारिक रूप से मजबूत हो तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जाना चाहिए कि आपने जो 2022 में गठबंधन बनाया था वो वैचारिक तालमेल से ज्यादा सियासी नफे नुकसान के आधार पर टिका था। आज उनको आपके साथ फायदा नहीं नजर आया तो इसीलिए वो अलग हो गए। अब 2024 की जंग आप किस तरह लड़ेंगे, मैं आगे भी चर्चा करूंगी। लेकिन पीयूष मिश्रा, एक मिनट, बाकी गेस्ट पैनल भी बोल रहे हैं एक बार। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभासपा के प्रवक्ता है। पीयूष जी बताइए, ओपी राजभर जी के भी कुछ टोन बदली सी है, वो भी नाराज हैं कि उनके बेटे को नहीं पूछा गया, और इससे पहले भी वो कई बार सपा और अखिलेश यादव को सलाह दे चुके हैं कि जमीन पर उतरना पड़ेगा। जब गठबंधन के आधार पर गठबंधन पहले से बातें तय की जाती हैं, उसकी अपने क्षेत्र में जाते हैं और कार्य करते हैं। आपको एक बात स्पष्ट याद दिलाऊं, आपको याद भी होगा कि अभी राज्यसभा की चुनाव की बारी थी, एक और सहयोगी दल है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं। उसने 38 सीटों पर चुनाव लड़वाया और उनके 8 विधायक जीते। आस्था जी, आवाज आ रही ना? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ। 38 सीटों पर चुनाव लड़वाया और उनके 8 विधायक जीते, उनको आपने राज्यसभा भेज दिया। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश हैं। बल्कि ठीक है, आपने पश्चिम से 1, 2, 3 उठा के राज्यसभा अपने सांसद अपने बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम देख ही नहीं रहे। हाँ, जहां पर आपने वादा किया था एमएलसी के लिए, वो आपको पूरा करना चाहिए था उसी के नाते। और एक बात बताऊं आस्था जी, 38 में 8 वाले को आप राज्यसभा भेज रहे हैं, 16 सीट पे हम लड़े और 6 विधायक हमारे आए, हम एमएलसी क्यों नहीं, हमारी उपेक्षा क्यों? ठीक है पीयूष जी, तो ये सारे मुद्दे थे। और एक मिनट, धर्मेंद्र यादव सुन रहे होंगे। जी 10 सेकंड और फिर धर्मेंद्र यादव इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि वैचारिक लड़ाई में बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं।
चुका था, हाँ। ना कि पश्चिम से। जो चुनाव था रथ यात्रा, वो पूरब से शुरू हुआ था। आपको अच्छे से याद होगा रथ यात्रा शुरुआत कहाँ चली, मऊ में हमारा पहला रैली हुआ 27 अक्टूबर को पिछले साल। तो सारा सब कुछ पश्चिम में। भैया 38 पे 8 वो पाए तो राज्यसभा, 16 पे हम 6 पाए तो हम एमएलसी क्यों ठीक नहीं? है। बस इसका हमें जवाब दे दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, 20 सेकंड जवाब दीजिए इस बात का। सुभाषपा ने भी अब खुलकर कहना शुरू कर दिया। इससे पहले डिबेट में तो साफ बच जाते थे वो, हाँ भी और नहीं भी कोई बीच की लाइन, लेकिन आज तो साफ कह रहे हैं कि जो वादा किया था वो तो निभाना पड़ेगा आपको, और आपने ऐसा नहीं किया। देखिए ऐसा है कि ये हाईकमान का फैसला है और वो फैसला सोच समझ के लिया गया होगा। हर सीटों का अलग अलग समीकरण होता है, हर सीटों का अलग अलग महत्व होता है। अगर किसी सीट को किसी सीट से तुलना करोगे, 403 सीटों की तुलना आप इक्वल नहीं कर सकते हैं। हर सीट की तुलना अलग तरीके से की जाती है। पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, आगे के चुनाव को नजर आगे देखते हुए भी रणनीति बनाई जाती है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये वैचारिक लड़ाई है। इस वैचारिक लड़ाई में इस छोटे मोटे मतभेदों पर ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो हम वैचारिक रूप से कमजोर होंगे और समाज हमारा पीछे चला जाएगा। जिसको आप छोटे मोटे मतभेद कह रहे हैं, उसका जो फुल स्टॉप है वो गठबंधन तोड़ कर निकल रहा है। तो आपको लग रहा है कि 2024 तक अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो आप अकेले तो नहीं खड़े रह जाएंगे? आपसे चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर संजय चौहान है, नेशनल प्रेसिडेंट है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के। संजय चौहान जी, आप बताइए, बीजेपी को अगर टक्कर देनी है 2024 में, और जैसा सपा की तरफ से कहा ही जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पब्लिक उम्मीद लगाए हुए है कि अब समाजवादी पार्टी ही है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है, लेकिन कैसे? अभी से सहयोगी नाराज हैं, खुल करके कह रहे हैं हमारी उपेक्षा हो रही है, चाटुकारों से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव, उन तक एक्सेस नहीं है, वो बात नहीं करते। तो लगता है फिलहाल संजय चौहान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय राणा हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संजय राणा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हरीश जी बताइए, सपा कह रही है कि अकेली वो एक ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है या हराने की कुव्वत रखती है, तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चैलेंज खड़ा करेगी 2024 के लिहाज से? देखिए आस्था जी, जो दल केवल जात पात और निहित स्वार्थ और केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी पाने के लिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा का बहाना ओढ़ते हैं, मुझे लगता है उनकी कलई पूरी तरह से जनता के जनार्दन के सामने खुल गई। आज ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है या पूरे देश की, उसको ये बखूबी मालूम है कि समाजवादी पार्टी का जो लोग बाना ओढ़े हुए हैं उनका असली मकसद क्या है। असली मकसद केवल किसी तरह से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना, केवल अपने परिवार और अपने कुनबे का पोषण करना, और इस माध्यम से पावर और मनी की जो लड़ाई जो वो है वो स्वार्थ को सिद्ध कर। यही कारण है कि जनता बार बार इनको उसका परिणाम देती है। और ये जो इनका गठबंधन की जो आज स्थिति जो आप बयान कर रही हैं या उनके नेताओं की जो वक्तव्य है, वो इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है या किसी विचारधारा के साथ लोग नहीं है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। उन स्वार्थों की सिद्धि के लिए इकट्ठा हुए थे, वो स्वार्थ कहीं नहीं सिद्ध होते दिख रहे हैं, तो फिर अपने अपने रास्ते, अपने अपने टपली, अपना अपना राग। ठीक है हरिश्चंद्र जी, ये समाजवादी पार्टी का विदिन द समाजवादी पार्टी देखिए या जो उनके एलाइज हैं उनके साथ। ठीक है, हमारे साथ संजय राणा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजय जी, अखिलेश यादव से आज की डेट में समाजवादी पार्टी से आधा गठबंधन नाराज है, लेकिन फिर भी सपा कह रही है कि हम ही भाजपा को हराएंगे 2024 में। क्या आकलन आपका? देखिए आस्था जी, ये तो वेल एक्सपेक्टेड था। जो छोटे दलों का जब गठजोड़ बनता है इलेक्शन को देख करके, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। देखिए छोटा दल है और समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 4 सीट है। तो देखिए सबको उम्मीद थी, राजभर साहब भी निगोशिएट कर रहे थे अखिलेश यादव के साथ, एज वेल एज बीजेपी के साथ, सब निगोशिएट कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव की समस्या यह है कि उन्होंने बहुत सारे दलों का बना के महागठबंधन बनाने की कोशिश की, जिसको मेंटेन करना इनके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होगा।
क्योंकि अपनी अपनी पार्टी जो इनकी बहुत बड़ी पार्टी है उसको मेंटेन करना, उसमें से कैंडिडेट को देखना, प्लस इस जो बाहर से महान दल हो चाहे ओपी राजभर के पार्टी के लोग हों उनको अकोमोडेट करना इस वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो ये जो छोटे दलों की राजनीति होती है तो ये महत्वाकांक्षी होते हैं, इनको अगर पद या टिकट नहीं मिला, चाहे राज्यसभा हो चाहे एमएलसी का हो, तो इस तरह की एक्सपेक्टेड घटनाएं हो सकती थी और इस तरह के मूवमेंट हो सकते थे, इस तरह के वक्तव्य आ सकते थे। कोई नया चैलेंज नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को देखना है कि ये छोटे दल कैसे रिएक्ट कर रहे, इस पे ध्यान न दे करके अपनी पार्टी जो उनकी मेन पार्टी है समाजवादी पार्टी को उसको समावेश बनाए, उसमें अपने लोगों को जोड़े रहे, उसमें किसी तरह का बिखराव रोकने की कोशिश करें, तभी 2024 उनके लिए सुखमय होगा, अदरवाइज 2024 उनके लिए सपना हो जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी, 2022 का विधानसभा चुनाव आने से पहले एक बड़ी रणनीति अखिलेश यादव ने यह बनाई थी कि हम छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे, किसी बड़ी पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो आपको लग रहा है कि अब यही छोटे दल आपके लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा के मुताबिक उन्हें आप ठीक से रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दे सकते और ये आपके साथ कितनी आगे तक चलेंगे उसकी भी गारंटी नहीं। आज की डेट में आधा गठबंधन आपसे नाराज है। आस्था जी, देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने में पूरा ध्यान लगा रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम आएंगे और चुनाव के समय जो भी दल वैचारिक रूप से हमें समान विचारधारा के लगेंगे वो अगर अपना अप्रोच करते हैं तो हो सकता है कल आज जो नाराज है कल को हमारे पास दोबारा आ जाए। ये राजनीति में चलता रहता है, बात इसकी नहीं है। बात यह है कि कौन सी पार्टी विचारों के साथ इंटैक्ट होकर चल रही है। जैसे हरीश जी भी कह रहे थे कि हम गठबंधन करने वाले ऐसे लोग होते हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास उठा के आप देखिएगा, कोई एक गठबंधन आप नहीं बता सकती हैं जो विचारों से अलग होकर के हमने गठबंधन किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई विचार नहीं है, उसे कुर्सी चाहिए। आपने देखा होगा कश्मीर में पीडीपी से गठबंधन कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी का ये इसका विचार है या कह लीजिए कि इनका स्वभाव ही ऐसा है। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा परवरिश इस तरह की है, जिस तरह की बात हरीश जी कर रहे थे, बहुत सीनियर नेता हैं, उस पर ज्यादा मैं नहीं जा करके। समाजवादी लोग वैसे होते हैं जो भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए सर कटा दें तो उसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर राष्ट्र का नाक जाके कटवा दें तो उसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक अंतर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। इस अंतर को पाटना इतना आसान नहीं, हरीश जी के लिए मुश्किल है। उनके साथ मजबूरी ये होती है कि पार्टी लाइन चार बातें बोल देती है, उसी बात को उनको बोलना रहता है। आज भी समाजवादी पार्टी जितनी मजबूती के साथ, जितना संगठनात्मक मजबूती समाजवादी पार्टी में है, आप पूरे देश में कोई एक पार्टी का नाम नहीं बता सकती है। मजबूती है किस आधार पर? धर्मेंद्र यादव जी, ये मजबूती है किस आधार पर? देखिए, आधा गठबंधन आपसे नाराज है, शिवपाल यादव पहले ही अलग हो गए हैं, पहले ही अलग हो चुके हैं। संगठन के लिहाज से भी बात करें तो शिवपाल यादव संगठन के एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, वो पूरी तरह से नाराज हैं। आजम साहब को लेकर खाई पाटने की कोशिश पूरी हुई है, लेकिन वही आपने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। पूर्व में नाराजगी भी जबरदस्त दर्ज कराई गई है, तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो आप कैसे लड़ेंगे 2024 में? मैं बता दूं, संगठनात्मक मजबूती आप खुद सोचिए कि रात को 4 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर रैली करते हैं और पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे खचाखच भरा होता है, और आप उस समय का टेम्परेचर जानते होंगे, नवंबर दिसंबर की जो रैली हुआ करती थी। तो ये जो कमिटमेंट है, हमारे जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो हमसे विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उनके कमिटमेंट को आप देखिए। अभी भी नतीजा सबने देख लिया धर्मेंद्र जी, वो रैली या चुनाव के पूर्व की जो मेहनत थी, सभी पार्टियों का रिजल्ट वो तो सामने आ चुका है। अब हम तो यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं। तब स्थिति और थी, तब ये सारे दल आपके साथ थे। तो आज के आप इनको कम करके आंक रहे हैं कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। क्या अब ये अप्रोच है कि अब हम सपा को मजबूत करने पर जोर लगाएंगे? नहीं आस्था जी, देखिए, अगर क्वालिटेटिव बहस की बात आप करेंगी तो आप मुझे बता दीजिए, वोट परसेंटेज के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से कितना आगे है, मुझे बता दीजिए। बहुत ज्यादा आगे नहीं है, और वो 1-2% जैसे ही शिफ्ट होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली वो भर जाता है। ठीक है, तो वो बाकी जो छोटे दल हैं हम उनको कभी कम नहीं आंकते हैं। देखिए, समाजवादी विचारधारा को आप अगर समझेंगे तो समाजवादी कभी भी किसी को छोटा नहीं मानती है, किसी में कोई भेद नहीं करती है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी को छोटा नहीं मानते। जो बातें रख रहे हैं धर्मेंद्र जी, संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है संजय राणा जी। मैं आस्था जी सिर्फ 1 मिनट लूंगा, इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए, जितना भी गठजोड़ हुआ था व्यू पॉइंट से नहीं है, इनके विचारों से नहीं जुड़े थे। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग थे। ये बताइए, ओपी राजभर से पहले बीजेपी में थे, फिर समाजवादी में आ गए। वो इस बात को कह नहीं बदल जाते हैं, विचार ऐसे नहीं बदलते हैं। ये सब बिल्कुल कोई भी नहीं, सब मजबूरी है, सब अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए काम करते हैं, सब राजनीति कर रहे हैं, सब सत्ता के लिए वहां पे बैठे हैं, और कोई यहाँ पे समाज सेवा के लिए नहीं बैठा रहा। भी पर वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे। देखिए, जब से समाजवादी पार्टी फॉर्म हुई है और टिल 2022 इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये कभी भी 30% के ऊपर वोट नहीं पाए। नो डाउट 2022 में इनका वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन प्रपोर्शनली
देखिए बीजेपी का भी वोट बढ़ा है। देखिए समाजवादी पार्टी के लिए अनदर 30 सेकंड लूंगा। समाजवादी पार्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन सा गठबंधन उनके साथ है या नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अपने कुनबे को बचाए रखना, कि उनके कुनबों में बिखरा होना, चाहे वो सुखराम यादव ले लीजिए, रेवती रमन सिंह ले लीजिए, चाहे आजम खान साहब ले लीजिए या शिवपाल यादव जी, ये आपस में बड़े नेता ही बिखर जाएंगे। ये बिखर जाएंगे, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी 2024 का मुकाबला कैसे करेगी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इनको अपने कुनबा बचाना चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, rather than focusing on the small parties। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी बताइए, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन यहाँ तो नेताओं के नामों की फेहरिस्त है और राजनीतिक विश्लेषक भी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आपको कुनबे को मजबूत करना चाहिए। नहीं, उनकी जो चिंता बता रहे हैं, आजम खान साहब हमारे साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, तो इनको जोड़ के बता रहे हैं। बाकी जो और लोगों का नाम ले रहे हैं, उन लोगों ने चुनाव में हमारे साथ रहे। समाजवादी पार्टी अकेले दम पर 111 सीट जीती है, ये बात आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो अगर कोई प्रेशर की राजनीति करे, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे कह रहे विचारों से नहीं जुड़े लोग हैं, तो अगर आप विचारों से जुड़े लोग नहीं हो तो आप कैसे सामाजिक परिवर्तन लाओगे? अगर आप सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं हमें एमएलसी सीट नहीं मिला इसलिए हम कहीं बाहर चले जा रहे हैं, ये तो उचित नहीं है ना। अगर आप समाज की बात कर रहे हैं, विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी इसलिए होती है कि लोगों की सेवा करें। अगर आपका सेवा धर्म है तब तो मुझे नहीं लगता बीच में इस तरह की समाज विचारधारा की आपने बात की, सेवा भाव की आपने बात की, पार्टी संघर्ष के दौर में है, साथ देने की बात की, गठबंधन धर्म की बात की। पीयूष मिश्रा जी जवाब दीजिए कि क्या सबकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है? आज अगर मुश्किल में है सपा, आप गठबंधन में थे, तो ऐसे समय पर अपनी नाराजगी जताकर आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, आपको जो हमसे वायदे में कहा गया था कि ये किया जाएगा, हम उसी बात को, अपनी बात को रख रहे हैं। इवन दैट 3 दिन पहले तक ही अभी चलता रहा कि हाँ आपको भेजेंगे, आपको भेजेंगे, आपको भेजेंगे, और आधी रात को जब आजमगढ़ की सीट का टिकट डिक्लेरेशन हुआ उसी समय बताया गया कि नहीं आप नहीं जा रहे। ये या तो आपने वादे ही ना किए होते। मैं साफ साफ कह रहा हूँ आस्था जी, ये भी समझिए आपको, चाहे पूर्वांचल में अगर दम दिखाने की बात हो, गाजीपुर, मऊ, बलिया, घोसी और ये अंबेडकर नगर बस्ती उठा के आप देख लीजिएगा, जहाँ पे हमारी पार्टी का प्रभुत्व है, जहाँ पे हमारे विधायक जीते हैं, वहाँ पे भाजपा बैकफुट पे चली गई है ही नहीं है। बहुत ज्यादा अगर जीते होंगे तो उसके एक विधायक। तो हमने अपनी क्षमता, हमने अपना कार्य उस क्षेत्रों में हमने दिखाया, चाहे वो जब रैली चलती थी तब, और चाहे जब उसके रिजल्ट आए उसके बाद। तो पीयूष मिश्रा जी, आज आपको लग रहा है, पीयूष मिश्रा जी, आज आपको लग रहा है कि 2022 में जब गठबंधन की तैयारी चल रही थी तो सुभाषपा ने एन मौके तक इस सस्पेंस बनाए रखा था कि आप दरअसल है किस पाले में? बहुत ही सोच समझकर, नाप तोलकर आपने सपा का दामन थामा था, लेकिन यहां भी आपको निराशा हाथ लगी। ये फैसला क्या गलत हो गया? क्या आज आप ऐसा सोचते हैं? आस्था जी, मैं आपको कंफर्म बताऊं, 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर मैदान में एक ऐतिहासिक रैली हुई थी। वहाँ पे माननीय अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर भी उतरा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी हेलीकॉप्टर उतरा था। वो जनता को बताने के लिए पर्याप्त था कि तभी से हमारा गठबंधन इनके साथ मंच पे हो चुका था। सबको पता, 27 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ 2021 की, तब से हम लोग क्लियर कट समाजवादी पार्टी के साथ थे। ठीक है पीयूष जी, वो थे, लेकिन हम यहाँ से आगे की बात कर रहे हैं। आपको पछतावा है अपने डिसीजन पर, या अब भी आप कहेंगे कि सुभाषपा सपा के साथ इतनी मजबूती से खड़ी है और ये गठबंधन 2024 तक चलेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी किसी चैनल पे बयान आया है, उन्होंने 2 लाइन का अपना दुआ भी कहा कि मांगो उसी से, दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। तो मांगा गया, अब नहीं सोच रहे, नहीं समझ रहे, वो नहीं देख रहे हैं। उनको सारे पूरे के पूरे वही पश्चिम वाले ही अच्छे लग रहे हैं, पूरब में उनका कुछ ध्यान ही नहीं। चाहे राज्यसभा के आप सांसदों की टिकट वितरण प्रणाली उठा के देख लीजिए तीनों लोगों की, और चाहे ये एमएलसी का देख लीजिए उठा के, इसमें जो अभी आज बांटे गए हैं एमएलसी के लिए दावेदारी। तो ये बात आपको देखना। मेरा बस एक सवाल है अच्छा जी, वो मैं सुबह से बड़ा दिमाग में कई बार चल रहा है, मुझे शो खत्म करना है, बस कि अगर 38 विधायक 38 सीट पे लड़ने वाला जब 8 विधायक जीतता है तो उसको आप राज्यसभा भेजते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम खुश हैं। बल्कि हम 16 पे लड़के 6 जीतते हैं तो हमें एमएलसी पद क्यों नहीं, हमारी उपेक्षा क्यों? ठीक है, तो आपको लगा कि सारा फोकस पश्चिम पर शिफ्ट हो गया, पूर्वांचल में आपकी पार्टी ने मजबूती से लड़ा, अच्छी जीत दिलाई, उसका सम्मान नहीं रखा गया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि कुनबे में बिखर रहे हैं सब बारी बारी, तो ऐसे में 2024 की लड़ाई समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? लगभग आधा गठबंधन आज की डेट में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से नाराज है। कुनबे के जो कई वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी पहले से ही जग जाहिर है। तो अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का ये जो बड़ा दावा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सपा ही भाजपा को टक्कर दे सकती है, हरा सकती है,
आने वाले समय में, खासतौर पर 2024 में इसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल महाबहस में इतना